और मैं कभी भी इस बात को नहीं भूलता कि मैं एक इकोनॉमिस्ट से भी बात कर रहा हूं, एक ऐसे अर्थशास्त्री जिन्होंने सालों तक कितनी सरकारों को सजेशंस भी दिए और आज भी देते चले आ रहे हैं। तो इकोनॉमिस्ट से अगर मैं बात कर रहा हूं और एक ऐसे वक्त में बात कर रहा हूं जबकि बजट आने वाला है, देश की इकोनॉमी कहां पर है ये तो आप बताएं ही। देश का 80वां बजट भी बस चंद दिनों के बाद में आएगा और निर्मला सीतारमण का लगातार 8वां बजट होगा। इस बजट से आपकी उम्मीदें क्या हैं? हालांकि पिछली बार टैक्सेशन को लेकर के बहुत बड़े चेंजेस हुए थे, इनकम टैक्स भरने वालों के लिए कई बड़े बड़े डिसीजंस हुए थे। तो आपको इस बार क्या लगता है कि प्रो पॉपुलिस्ट होगा, जनता के लिए किस तरह के फैसले हो सकते हैं? मुझे लगता है सरकार विदाउट साउंडिंग पॉलिटिकल, मैं राजनीति से नहीं आता हूँ और सही को सही और गलत को गलत बोलता हूँ मैं, आई एम नॉट वन ऑफ दोस, पर मुझे लगता है इस सरकार की जो मंशा रही है, जो इंटेंशन रही है, वो प्रो रिफॉर्म और प्रो डेवलपमेंट रही है। ये तो हम सबको देखने को मिलता है। अब वो इलेक्शन जीतते गए इस वजह से जीतते गए या किसी और वजह से जीतते गए, ये एक राजनीतिक मुद्दा है जो कि मेरा विषय नहीं है। तो मुझे लगता है बजट प्रो डेवलपमेंट ही होगा। और अच्छा। जो विकसित भारत का जो नारा दिया हुआ है 2047 का, अब उसमें 22 साल बचे हैं, बल्कि 21 साल बचे हैं। तो जैसे जैसे ये जो अब में और 2047 में गैप कम होगा तो रफ्तार देनी पड़ेगी। विकसित भारत का मतलब क्या है? विकसित भारत का मतलब है कि गरीब ना के बराबर हो, कृषि समस्याएं ना के बराबर हो, अमीरी और गरीबी का गड्ढा इतना गहरा ना दिखाई दे, बेरोजगारी ना के बराबर हो। मैं ना के बराबर, मैं आपने देखा होगा ये शब्द इस्तेमाल नहीं करा कि नहीं हो, क्योंकि ये आपको अमेरिका में भी देखने को मिलती है। मैंने लोगों को सड़कों पर यूके और अमेरिका में भी भीख मांगते देखा है, तो इसलिए मैं ना के बराबर शब्द इस्तेमाल करता हूँ। तो ये जो सब समस्याएं ना के बराबर हो, तो मुझे लग रहा है बजट 2026 क्या राशन, आने वाले भी जितने बजट्स होंगे इस सरकार के, जब दूसरी सरकार कभी आएगी तो उस पर दोबारा सोचेगी क्या करना है, फिलहाल हम वहां नहीं जाते, तो वो ग्रोथ ओरिएंटेड ही होंगे। तो टैक्स रिफॉर्म्स मुझे लगता है एक ऑनगोइंग प्रक्रिया है, आपको आगे भी ये देखने। लेकिन सर उससे पहले, बजट से पहले एक झटका मिल गया है और वो है रेल टिकट किराया में बढ़ोतरी का, जिसकी हिम्मत लालू प्रसाद यादव नहीं कर पाए, जिसकी हिम्मत ममता बनर्जी नहीं कर पाई। कहते तो ये है कि जिसकी हिम्मत दिनेश त्रिवेदी ने यूपीए के टाइम में करने की कोशिश की, उन्हें अपनी कुर्सी तक भी गवा देनी पड़ी थी। ये सही बात है, पर मुझे लगता है कि इनको, सरकार को ऐसा लगता था कि रेल किराया बहुत सालों से नहीं बढ़ा है और कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग, कॉस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, और सरकार का ये कहना है कि जो हम रेलवे पर अपग्रेडेशन और मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, रेलवे स्टेशंस को एयरपोर्ट की झलक दी जा रही है, तो उनका ये कहना है कि ये बिना इसको पैसा रेवेन्यू बढ़ाए ये हो नहीं सकता। अगर रेलवे घाटे का सौदा रहेगा तो इसकी मॉडर्नाइजेशन बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इस बात को लेके किया गया है। अब बाकी देखिए, जहां राजनीति की बात आती है तो मेरा राजनीति इलाका नहीं है। अब ये सरकार जब कीमतें बढ़ाएगी तो लोगों को चुभेगा तो है, वो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब जो चुभेगा, इस चुभन को वो कैसे निकालते हैं, ये मुझे लगता है इलेक्शन में पता। तो बजट में जो बर्छियां चलेंगी उसके बाद भी अब मैं अगले असेट क्लास यानी शेयर मार्केट की तरफ बढ़ूं। लेकिन अमूमन शेयर मार्केट में लोग बड़ी सतही बात करके निकल जाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आप एक ऐसी पर्सनालिटी हैं कि मैं सिर्फ ऊपर ऊपर की बात ना करूं, अंदर जाकर के समझूं, तभी समझ में आएगा कि 2026 में इक्विटी वाली स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। और जब अंदर जाकर के हम देखते हैं ना, 2025 के आखिर का डेटा मैंने निकाला और शेयर मार्केट में कहते हैं दो चीजों पर नजर और रखें आप, बाकी तो आप बताएंगे, क्राइटेरिया भी, पैरामीटर्स भी, कि एफआईआईस क्या कर रहे हैं और डीआईआईस क्या कर रहे हैं, यानी जो विदेशी निवेशक हैं वो क्या कर रहे हैं और जो यहां वाले बड़े इन्वेस्टर हैं वो क्या कर रहे हैं। तो जब मैंने एफआईआईस यानी विदेशी निवेशक का डेटा निकाला तो 2025 के आखिर तक 23,830 करोड़ के शेयर्स बेच दिए। कॉन्ट्ररी, बिल्कुल ठीक विपरीत, डीआईआईस यानी डोमेस्टिक घरेलू जो निवेशक थे उन्होंने 62,284 करोड़ के शेयर्स खरीदे। इसका मतलब यह है कि इकोनॉमी का जो बैरोमीटर है यानी शेयर बाजार, अभी उसे संभाले हुए हैं घरेलू निवेशक। 2026 में भी क्या ऐसा ही होगा या 2026 में कुछ अलहदा, कुछ अलग हो सकता है? अब मुझे कोई बहुत बड़ा बदलाव होने का उम्मीद नहीं लगती है। अच्छा। राशिद, क्योंकि उसकी वजह यह है कि मिल सकती है नहीं, मुझे लगता है कि शेयर मार्केट में एसआईपी के जरिए और म्यूचुअल फंड्स के जरिए अभी भी बहुत बड़ा पैसा आ रहा है। तो अब आप इसको समझिए कि जब पैसा आप एएमसी को दे देते हैं, म्यूचुअल फंड कंपनी, तो वो पैसा अपने पास रख के बैठ नहीं सकते हैं, वो तो उसको लगाएंगे। और
वो उस कंपनी में तो लगा ही रहे हैं, वो भारत की ग्रोथ स्टोरी में लगा रहे हैं। भारत की तो 8.2% की जीडीपी है। हाँ। हमारे ज्यादातर आर्थिक पैमाने अच्छे हैं, बाकी की दुनिया से अच्छे हैं। बाकी की दुनिया तो 2.5% पे ग्रो कर रही बात है जी। और मुझे तो 2026 में कहीं एक मंदी की भी आहट सुनाई दे रही है वैश्विक स्तर पर। अच्छा। हम लोग आर्थिक पैमाने स्टडी, और आप हैरान हो रहे हैं पर मैं आपकी हैरानी एक सेकंड में दूर कर सकता हूँ। ये जो सोने और चांदी का इस कदर बढ़ना है, ये खतरे की घंटी है। ये सोने चांदी के निवेशकों को तो खुश करके जा रही है, लेकिन जो स्टॉक किया जा रहा है, पर जो नहीं, ये जो ओवरऑल अर्थव्यवस्था के लिए ये कोई शुभ संकेत नहीं है। अच्छा। ये दोनों मैटर्स तब बढ़ते हैं जब कुछ लोगों को दूर से आता हुआ तूफान दिखाई दे जाता है। अच्छा। और वो कुछ लोग अर्थशास्त्री होते हैं, दुनिया के सेंट्रल बैंक्स होते हैं, दुनिया के बड़े बड़े फाइनेंशियल थिंक टैंक्स होते हैं, उनको वो मंदी आती दिखाई देती है, तभी वो लगातार सोने और चांदी में अपनी खरीद बढ़ा देते हैं। अच्छा। तो ये सोने चांदी की खरीद बढ़ना कोई बहुत साधारण बात नहीं है। क्या ये 2008 वाला रिसेशन जब था तब भी कुछ ऐसा हुआ था? 2013-14 या कोविड के टाइम में भी कुछ ऐसा हुआ है? 2008 वाला रिसेशन तो राशिद लीमैन ब्रदर क्राइसिस हुई थी अमेरिका में, जिसको हम सब प्राइम क्राइसिस कहते हैं, उस कारण से था। लोगों ने लोन डिफॉल्ट हो गए थे, ओवर लेवरेज लोन हो गए थे, उसकी वजह से था। और कोविड तो खैर कोविड की वजह से था। कोविड को मैं एक अलग मानता हूँ, उसको मैं एक आर्थिक वो नहीं मानता, क्योंकि वो सेहत रिलेटेड दिक्कत आई थी, लॉकडाउन हो गया था, उस कारण से हुआ था। पर ये मंदी अगर आती है तो उससे भी बड़ी हो सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से इसके दो कारण होंगे। एक तो ट्रम्प साहब की नीतियां, क्योंकि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और बड़े अटपटे से निर्णय वहां पर लिए जा रहे हैं। अमेरिका अपने आप को आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा है। G20 में भाग नहीं लिया, क्लाइमेट अकॉर्ड से अपने आप को अलग कर लिया, मल्टीलेटरलिज्म जो डिप्लोमेसी में होता है। सुना है कि अमेरिका की कुछ ऐसी लायबिलिटीज भी हैं जो 2026 तक उन्हें पूरी करनी भी है, और कुछ शायद पैसे भी। $38 ट्रिलियन का टोटल लोन है, अब तो 38 पे क्रॉस कर चुका है। उसमें से 2 से 3 ट्रिलियन डॉलर उनको हर साल देना होता है, उससे भी ज्यादा कई बार देना होता है, और लगातार ये बढ़ रहा है। और ऐसा भी लोग कह रहे हैं कि इसी वजह से ट्रम्प की कोशिश ये है कि दुनिया भर के शेयर बाजार गिरे ही रहें, ताकि लोग जो हैं जहां जहां इनकी लायबिलिटीज खड़ी हो रही हैं, वो लोग ऐसा ना हो कि अपने पैसे मांगे। ऐसा कुछ है क्या? बहुत सारी थ्योरीज हैं इसके पीछे। अच्छा। बहुत सारी थ्योरी चल रही है, पर यह सच है कि अमेरिका की जो आर्थिक हालत है वो बहुत अच्छी नहीं है। अच्छा। जबकि वो दिखाई जा रही है कि वो बहुत अच्छी है। एवरीथिंग इज, हम अंग्रेजी बोलते हैं हंकी डोरी, तो एवरीथिंग इज नॉट हंकी डोरी, क्योंकि 1.8% वो जीडीपी बता रहे हैं अपनी। पर मेरी अपनी कैलकुलेशंस कहती है कि ये कुछ ऐसा ही है कि मेरे सर दर्द हो रहा है, बदन टूट रहा है, शरीर गर्म है, और मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा, और चक्कर आ रहे हैं, पर बुखार मेरा नॉर्मल है। तो आप ये बातें दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी लगती हैं। अब वो कहते हैं हमारी शेयर मार्केट ऊपर जा रही है, हमारी इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, हमारे यहाँ निवेश बहुत आ रहा है, पर जीडीपी तो कुछ और बता रही है। और आपका जो कर्ज है वो क्यों लगातार फिर बढ़ रहा है? क्यों आप उस कर्ज को नहीं संभाल पा रहे हैं? तो एक तो जियोपॉलिटिकल कारणों से, और एक ये जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है उसकी हालत कमजोर होने से इस मंदी के संकेत मिल रहे हैं। और वैश्विक अर्थव्यवस्था अभी भी 2.5% से बढ़ना कोई बहुत अच्छी हेल्दी परसेंटेज नहीं है। और यूरोप की तो बहुत सारी अर्थव्यवस्थाएं ऑलरेडी रिसेशन में हैं। हम यूके की बात करें, हम फ्रांस की बात करें, कोई 0.5%, कोई 0.8%, कोई 1%, ये कोई जीडीपी की रफ्तार थोड़ी ना होती है। ये तो ऐसा पता लग रहा है कि आपने जबरदस्ती उसको पॉजिटिव में रखा हुआ है। और कई दफे आप देखिए, आपकी इकोनॉमी है, चाइना के लिए तो पहले ही कहा जाता था कि नंबर्स फच्ड होते हैं, नंबर्स सही नहीं दिखलाए जाते हैं। मेड इन चाइना, नंबर्स भी मेड इन चाइना। और अमेरिका में तो 2026 में मिड टर्म इलेक्शंस हैं। तो अगर आपको लगता है अगर वो दिखाएंगे कि अब मेरी इकोनॉमी रिसेशन में है, तो उनको वोट मिल जाएंगे। अभी तो डोनाल्ड ट्रंप न जाने क्या क्या कोशिश करेंगे 2026 तक, इसका भी बहुत बार अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि मैं बार बार एक चीज कहूंगा, मैं शरद सर को, आई ट्रूली सर रिस्पेक्ट यू अ लॉट शरद सर, क्योंकि आप ड्रामेटिक वे में किसी रिकॉर्डिंग में दिखाने के लिए कोई सेंसेशन नहीं बताते, बल्कि आप असल जड़ तक जा करके
किसी रूट कॉज को ढूंढने की आप जी। कोशिश करते हैं। अच्छा, चूंकि आपने मंदी की आहट की बात बताई, हम हिंदुस्तानी इसलिए भी बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं क्योंकि भारत ने हमेशा ही रेजिलियंस दिखाया है। वो लीमन ब्रदर्स वाले टाइम में भी भारत में रेजिलियंस, यानी भारत में एक प्रतिरोधक क्षमता है कि अगर मुश्किल आ रही है व्यापार में, इकोनॉमी में, बिजनेस में, तो हम समझ जाते हैं और संभाल लेते हैं। महामंदी के टाइम में भी इन सभी के बीच में कुछ पॉजिटिव बात भी करें, क्योंकि मैंने कहा था ना कि एसेट क्लास में मैं कुछ नएपन के साथ भी बात करूंगा, तब थोड़ी सी नई बात होगी। इन्वेस्टमेंट में अभी तक क्या है, SIP, SWP, भाई म्यूचुअल फंड की बात होती रही है, लेकिन मैंने कुछ चीजें देखी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी आपको एक नया मौका देने जा रही है नेशनल हाईवे में इन्वेस्ट करने का। ये रिट के जरिए, यानी राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, सेबी की मंजूरी मिल गई है। म्यूचुअल फंड की तरह इन्वेस्टमेंट होगा। टोल टैक्स से जितना सरकार कमाएगी उसका एक निश्चित हिस्सा आपको भी मिलेगा, और ये निश्चित हिस्सा जो है ये FD वाली आलसी कमाई से कहीं ज्यादा बेहतर हो सकता है। क्या इसे लेकर के मैं पॉजिटिवली इंतजार करूं कि इसका IPO कब आने वाला है? बिल्कुल, और इससे मिलते जुलते दो प्रोडक्ट्स तो पहले ही हैं, हम उसका पहले जिक्र भी कर चुके हैं, जिसको हम रीट और इनवेट कहते हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। उसी का ये एक भाई बंधु निकाला जा रहा है। अच्छा, जिससे कि सीधा आपको हाईवे से होने वाली कमाई का हिस्सेदारी आपको दी जा सके अगर आप उसमें निवेश करते हैं। बहुत अच्छा है, मुझे लग रहा है जिस प्रकार से हाईवेज का इस्तेमाल बढ़ रहा है, और लोग टोल को लेके बहुत ट्रोलिंग होती थी सरकार की, टोल की वजह से ट्रोलिंग होती थी हाईवे मिनिस्ट्री की कि भाई 500-500, 600 रुपए हमें 250-300 किलोमीटर की जर्नी में हमारे खर्च हो जाते हैं, आपने सड़कें ठीक करी पर हमारी जेब पे भार पड़ गया। फास्टैग के भी रूल्स चेंज किए गए, और अभी तक क्यूइंग अभी भी हो रही है टोल्स पे, टाइम बर्बाद हो रहा है वगैरह वगैरह। हालांकि उसको दूर करने के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। नितिन गडकरी साहब की अगर बयान सुने तो उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि 2026 के अंत तक ये टोल्स खत्म हो जाएंगे। जो RFID सिस्टम होता है, जो ऊपर से रीड करके, जैसे विदेशों में होता है कि आपकी गाड़ी स्मूथली चलती जा रही है और जहाँ टोल कटना है वो अपने आप ऊपर से उसके जरिए कट जाता है, तो वो आ जाएगा। पर मुझे लगता है बहुत अच्छा ये निवेश का होगा। और हालांकि मैं ये साथ में जोड़ना चाहूँगा राशिद के थोड़ा सा टाइम टेस्टिंग इसकी ज़रूरी होगी। अच्छा, क्योंकि इसकी ROI कितनी आ रही है ये देखनी होगी कि आप जितना, मान लीजिए आप 1 लाख निवेश कर रहे हैं तो आपको क्या 8-10 हज़ार रुपए साल का मिल रहा है या उससे ज़्यादा मिल रहा है, ये थोड़ा सा हमें इसमें देखना पड़ेगा। अच्छा, चूंकि अमेरिका को लेकर के और पूरी दुनिया को लेकर के बहुत अलार्मिंग सिचुएशन आप बता रहे हैं, तो क्या मुझे अपनी स्ट्रेटेजी में दलाल स्ट्रीट के साथ में थोड़ा सा वॉल स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट भी सोचना चाहिए? वॉल स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट राशिद हर किसी के लिए इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि वो टिकट साइज भी बड़ा होता है। टिकट साइज बड़ा होता है, वहाँ पर शेयर्स की कीमतें ज़्यादा हैं। दूसरा, उसमें फॉरेन एक्सचेंज इन्वॉल्व होता है। हालांकि भारत में भी अब कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको भारतीय रुपए में वहाँ का मौका दे सकते हैं, कर सकते हैं आप। पर क्योंकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था थोड़ी सी, मुझे बहुत कॉन्फिडेंट मैं नहीं हूँ उसके बारे में, तो दूर रहे तो बेहतर है। थोड़ा सा ये जो, अगर ये तूफान आना है तो आ जाए, फिर तब आप एंटर करें, जब वो रिकवरी मोड में हो तब एंटर करें तो बेहतर रहेगा। सर, धुरंधर देखी आपने? हाँ, मैंने देखी। वो अक्षय खन्ना का रोल आपको भी भाया होगा, जिसे लेकर के लोग अब कह रहे हैं कि क्या कमाल का कमबैक था। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि आप इन्वेस्टमेंट के भी धुरंधर अगर आपको बनना है तो फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में नजर बना करके रखिए कि स्मॉल कैप कहां पर जा रहा है, लार्ज कैप कहां पर खड़ा है, फ्लेक्सी कैप कहां पर है। तो ये धुरंधर वाले रहमान डकैत के रोल में आप किस सेक्शन और किस वर्टिकल को देखते हैं? देखिए, आपने वर्टिकल का पूछा या सेक्टर्स का पूछा। सेक्टर्स में तो मैं डिफेंस से जुड़े, स्पेस से जुड़े, रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े, FMCG से जुड़े, इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़े सेक्टर्स को मैं हमेशा ऊपर रखता हूँ। पर इसमें भी राशिद क्या है कि कंपनीज का जो चयन है वो बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा लोग ये सेक्टर्स चूज कर भी लेते हैं तो कंपनीज का चयन में मात खा जाते हैं। तो कंपनीज के चयन में मैंने एक बड़ा अच्छा उसका फॉर्मूला निकाला है राशिद, कि कंपनीज का चयन कैसे किया जाए। और मैं आपके सारे सवाल उसी में आ जाएंगे, जवाब आ जाएगा। तो लड़की देखने जाते हैं ना, अरेंज मैरिज जब होती है, लव मैरिज की मैं बात नहीं करता, तो दो दिलों का मिलन है, उसमें कुछ ज़्यादा देखा नहीं जाता है कमियों। इनफैक्ट लव मैरिज का मतलब ही है कि कमियों को स्वीकार कर लेना। पर जब अरेंज मैरिज होती है तो क्या देखते हैं उसमें, बताइए। मैं बताता हूँ क्या देखते हैं।
घर वाले कैसे हैं, घर वाले कैसे हैं, समाज में इनकी कितनी इज्जत है, लड़का लड़की कितने पढ़े लिखे हैं, लड़का लड़की कितना कमाते हैं, देखने में कैसे हैं, इनका फ्यूचर कैसा है, कि आगे कुछ तरक्की की कुछ गुंजाइश है कि नहीं है, शारीरिक रूप से ठीक है ना, कोई इन पे मुकदमा तो नहीं चल रहा, बस इसी को कंपनी पे ले आइए। अब आप कंपनी चूज कर रहे हैं ना, सोच लीजिए लड़का लड़की चूज कर रहे हैं, इनका बैकग्राउंड प्रमोटर्स का कैसा है, इनके ऊपर कोई केस तो नहीं चल रहे हैं, ये लोगों का परफॉर्मेंस कैसा रहा है पिछले 1-1.5 साल में, और इस कंपनी की पोजीशन ओवरऑल सेक्टर में कैसी है, सामाजिक पोजीशन इसकी कैसी है, और इसके ऊपर कल को कोई तोहमत तो नहीं लगने वाली है। तो अगर आप जितनी मेहनत आप अपना जीवन साथी चुनने में करते हैं, अगर उतनी मेहनत उस कंपनी को चुनने में कर दें जो कि आपके जीवन साथी जितना साथ तो नहीं निभाएगी पर फिर भी 10-15 साल आपके साथ रहेगी, तो मजे आ जाए। फिर तो मैं समझता हूँ